हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आगे इस कंसेप्ट में हम ऐड करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानर। ह्यूमन रिसोर्स प्लानर जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को ड्राफ्ट करता है, उसके कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उसे पूरा करना होगा। जैसे कि फर्स्ट हम इसमें इंक्लूड करेंगे, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानर है उसे रिक्रूटमेंट के लिए एक स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी होंगी और साथ ही एक बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए भी एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करना होगा, जिससे एक नया टैलेंट जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर सके। और साथ ही एक कंक्रीट प्लान बनाना होगा फॉर वर्कफोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि टाइम टू टाइम जो हमारी मैन पावर है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसे हमें डेवलप करना होता है, उनकी स्किल को एनहांस करना होता है, ताकि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। और साथ ही एक कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स प्रोग्राम्स भी डेवलप करने होंगे, मैनेज करने होंगे, ताकि एक फेयर कंपनसेशन जो बेनिफिट्स उन्हें दिए जाने हैं वो प्रॉपरली दिए जा सकें। और साथ ही ये भी उन्हें ध्यान में रखना होगा कि प्लानिंग बनाते हुए, फॉर्मुलेट करते हुए जो एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं और जो रेगुलेशंस हैं वो रेलेवेंट हों। मींस वो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। जैसे लेबर लॉ की हम बात करेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो होते हैं उसको मेंटेन करके रखना होता है, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हायर किया जा सके और जो गवर्नमेंट की जो बेसिक रूल्स रेगुलेशन हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। और साथ ही प्लानर को मॉनिटर करनी होंगी, एनालाइज करनी होंगी एचआर मैट्रिक्स को, ताकि एक इफ़ेक्टिव एचआर स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जा सके। एचआर मैट्रिक्स मीन्स एचआर मैट्रिक्स आर मेजरमेंट्स यूज्ड टू determine the values and effectiveness of human resource initiatives, including such as areas as turnover, training, cost of labor, etc. अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में दो फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर। वन बाय वन हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं इंटरनल फैक्टर्स, क्योंकि जब भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानर जो है प्लानिंग करता है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे, सबसे पहले वो स्टडी करने होंगे। जैसे कि फर्स्ट हम इसमें इंक्लूड करते हैं बजट। बजट एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमारी प्लानिंग को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें जो भी मैन पावर को हायर किया जाना है या प्लानिंग में जो भी पर्सन इन्वॉल्व हैं, चाहे उसमें हम एक्सपर्ट को जिसकी हम सर्विसेज ले रहे हैं उनको जो पैकेज दिया जाना है, या जो प्लानिंग में हमारे पैकेज यूज़ होना है, जो बजट है वो प्रॉपरली होना चाहिए। अगर हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ही हमारी अगर कॉस्टली होगी तो हमारी आने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी आगे कॉस्टली, उस कॉस्ट का उसके ऊपर जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रॉपरली बजट जो है वो बनाया जाना भी ज़रूरी है। ट्रेनिंग नीड्स देखो, हर कोई चाहता है कि वो काम को एफिशिएंट वे में करे। अगर हमारी ह्यूमन रिसोर्स या जो मैन पावर करंट में भी हमारे साथ बनी हुई है तो हमें उनको ऐसी ट्रेनिंग देनी होती है कि वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में काम को पूरा कर सके। इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है जो कि एक शॉर्ट टर्म पीरियड रिलेटेड होती है। इसमें एक पर्टिकुलर टास्क को लर्न करने के लिए या उनको ट्रेन करने के लिए ही इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने होते हैं। और प्लानिंग करते हुए प्लानर को इस तरह का जो एस्पेक्ट है वो भी प्लानिंग में डालना होगा। नेक्स्ट है इसमें वर्क एनवायरनमेंट। हर एम्प्लॉयज़, हर पर्सन चाहता है कि उसे कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस मिले, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। वो जहाँ पर भी उसे हायर किया जाए, जिस भी लेवल पर अगर वो हायर किया जा रहा है, इसमें सभी लेवल्स को इन्वॉल्व करेंगे कि वो अपने वर्क को इंजॉय करे। अगर वो एक प्रेशर में या बर्डन में रहकर काम करेगा तो वो
काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसके भी मन में एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उस तरह का वर्क एनवायरनमेंट, वर्किंग कंडीशंस उसे दी जाए कि वो एंजॉय करे अपने वर्क को। अगर वो खुश नहीं होगा अपने काम से, वहाँ के एनवायरनमेंट से, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर कहीं और जो है वो अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानर को इसे भी स्टडी करना होगा। नेक्स्ट है इसमें कंपनी पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़। कंपनी की जो बेसिक पॉलिसी और स्ट्रेटजी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन, ये इस तरह की जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं उन्हें इंटीग्रेट करना होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन के साथ साथ, ग्रोथ के साथ साथ हमारी एचआर को भी क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज जो है वो एक मौका दिया जाए आगे बढ़ने का। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसे ग्रोथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव हो, इसीलिए वो अलग अलग तरह के जो स्ट्रैटेजीज़ है वो डेवलप करता है। और जब टाइम चेंज होता है और एक्सपेंशन की हम बात करते हैं तो हमें एक फ्रेश माइंड की रिक्वायरमेंट रहती है, एक फ्रेश टैलेंट जो न्यू कंसेप्ट से रिलेटेड हो, नई टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रिक्वायर हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो यंग पीपल जो हैं उनको हायर करे। इस तरह की स्ट्रेटजी और अट्रैक्टिव स्ट्रेटजीज जो है फिर उन्हें वो फॉर्मुलेट करता है। नेक्स्ट है रिट्रीचमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं छटनी। टाइम टू टाइम और कभी कभी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी एम्प्लॉयज़ को जो है रिट्रीच कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे अंडर परफॉर्मेंस या किसी प्रोजेक्ट का शट डाउन हो जाना या किसी भी यूनिट का उस लोकेशन से जो है हट जाना या उसको बंद कर देना, शट डाउन कर देना, कोई भी रीज़न इसका हो सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानर को इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये फैक्टर्स भी उसकी प्लानिंग को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो कैसे उसको सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा जो एचआर मैनेजर है, जो प्लानर है, वो प्लानिंग करते हुए इंटरनल फैक्टर को ही स्टडी नहीं करता, यहाँ तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है, उससे बाकी फैक्टर्स को भी अफेक्ट करना होगा। इसीलिए हम नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी वातावरण में होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है। इसमें हम इंक्लूड करेंगे कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह के ऑपरेशंस वो परफॉर्म करेगा या जो उसका कोर ऑपरेशंस हैं उनमें किस तरह का कंपटीशन है, कितना डिग्री कंपटीशन है। जीरो है तो प्लानिंग भी वो उसी के अकॉर्डिंग करेगा, हाई है, लो या मॉडरेट है तो प्लानिंग करते हुए उसे कंपटीशन के लेवल को भी जज करना होता है। एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, हम डे बाय डे देखते हैं टेक्नोलॉजी चेंज होती है। अगर आज एक नई टेक्नोलॉजी है तो कल को वो पुरानी होने में उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो चेंज हो जाएगी। तो जो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग होते हैं, ट्रेंड चेंज होते हैं, वो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। नेक्स्ट है इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, जैसे कि लेबर पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ टू preserve certain jobs for different communities influencing the human resource planning। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती हैं, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग तरह के जो प्रोजेक्ट लाती हैं, जो पॉलिसीज़ लाती हैं, वो भी जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। डेमोग्राफिक चेंजेस, डेमोग्राफिक फैक्टर में स्टडी किया जाता है, जेंडर्स, इनकम, पॉपुलेशन, डेंसिटी क्या है, इन सभी फैक्टर को डिटेल में स्टडी करना भी ज़रूरी है, क्योंकि डेमोग्राफी में जब ये फैक्टर चेंज होते हैं, जैसे कि इनकम लेवल भी आगे फर्दर हम इसमें अलग अलग लेवल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, हाई लेवल इनकम, मॉडरेट और लो। तो ये सारे फैक्टर में जब चेंजेस होते हैं या इनके पैटर्न में चेंज होता है तो वो भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करता है। रीज़न क्या है इसका? डेमोग्राफिक जो चेंजेस आते हैं, वो जो अवेलेबिलिटी है ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई की,
वो उसके लेवल को अफेक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड क्रिएट हुई है या जो डिमांड फोरकास्ट की गई है ह्यूमन रिसोर्स के ऑर्गेनाइजेशन में, वो सप्लाई उनको प्रॉपर अवेलेबल हो पाएगी या नहीं। ऐसा ना हो कि वो जिस भी होम कंट्री में हैं वहाँ पर उनको वो लेबर अवेलेबल ना हो, तो उनको बाहर से लेबर जो है वो अरेंज करनी होती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट लॉज एंड रेगुलेशन। ये भी हमारे वर्कफोर्स के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, अपना एक प्रभाव डालते हैं। जैसे कि लॉज ऑन मैक्सिमम वर्किंग आवर। आप एक पर्सन से मशीनों की तरह काम नहीं करवा सकते, उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है। अगर वो नाइट में काम कर रहे हैं तो भी उनका फिक्स किया जाता है टाइम पीरियड कि वो कितने घंटे काम करेंगे। और ऐसे ही जो हम फेयर कंपनसेशन की बात करते हैं, उससे रिलेटेड जो लॉज हैं वो भी हमें उनको भी रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी होगी। तो प्लानिंग करते हुए इन सभी लॉज और रेगुलेशन को स्टडी करना ह्यूमन रिसोर्स प्लानर के लिए कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड, ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसको स्किल्ड एचआर ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मैन पावर अवेलेबल रहे, और जैसे उसकी डिमांड उसने फोरकास्ट की है अवेलेबिलिटी का लेवल भी वो रहे। लेकिन हमारी सोसाइटी में जो लेबर मोबिलिटी है, जिसमें जो गतिशीलता लाती है हमारे लेबर में, मैन पावर में, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स कभी भी एक जगह पर लंबे टाइम तक रहकर अपने काम को नहीं कर सकता, वो भी उससे बोर हो जाता है, उसे भी ग्रोथ चाहिए, उसे भी आगे बढ़ने का एक अवसर चाहिए होता है। तो वो भी उसकी जो मोबिलिटी है वो उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है मोबिलिटीज़ क्रिएट करने में, जिसका इम्पैक्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पर पड़ता है। इसीलिए जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स का सप्लाई और डिमांड का लेवल है वो भी अफेक्ट करेगा HRP को। नेक्स्ट है अनफोर्सीन कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानर प्लानिंग कर रहा होता है तो एनवायरनमेंट में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो कभी हमने सोचे भी नहीं होते। जैसे कि अभी हमने हमारे पास्ट में रिसेंटली हमने देखा है कोविड-19, जिसने हमारी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे एक ऐसा इम्पैक्ट डाला है कि आज भी कुछ एरिया उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। तो इस तरह के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उनको फेस करना भी जो है वो ज़रूरी हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए। तो प्लानिंग करते हुए अगर ऐसी कोई कंडीशंस इन फ्यूचर बन सकती है तो उसके लिए भी हमारी पॉलिसी फ्लेक्सिबल रहे, ताकि हम जो है चेंजेस उनमें ला सकें। देखो, हम सभी फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सोशल कल्चरल ट्रेंड्स। सोशल कल्चरल ट्रेंड्स ये कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेटेड है डेमोग्राफिक चेंजेस से। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वर्क फोर्स में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन की बात करें, अब मेल ही नहीं बल्कि फीमेल भी आगे जो इनका एक पार्टिसिपेशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पर भी इसका इम्पैक्ट डलता है। और साथ ही हर कोई पर्सन चाहता है कि उसकी एक बेटर वर्किंग लाइफ बैलेंस्ड रहे, क्योंकि जब तक वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में ही उलझा हुआ है, तो वो अपने ऑफिस टाइम में काम नहीं कर पाएगा, अपने जहाँ पर उसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है वहाँ पर वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो प्लानिंग इस तरह से करनी चाहिए कि उनको जो है एक बैलेंस क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी हम एम्प्लॉयज़ को दें। और नेक्स्ट है इसमें जैसे मोर पार्ट टाइम एंड फिक्स्ड टर्म्स एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो हमारा सोशल कल्चरल ट्रेंड है ये भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। नेक्स्ट आता है इसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स। इंटरनेशनल फैक्टर्स में जो अवेलेबिलिटी है डिमांड एंड सप्लाई की अलग अलग कंट्रीज़ में, वो भी हमारी प्लानिंग को अफेक्ट करती है। अब हम डिस्कस करेंगे बैरियर्स टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कि कैसे बैरियर्स क्रिएट होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती है प्लानिंग को करते समय, बनाते समय। तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग मेथड। जैसा कि हमने
लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि HR प्लानिंग के जो मेथड होते हैं, जो फोरकास्ट करने के मेथड होते हैं, वो अलग अलग हैं। तो अगर हम प्रॉपर मेथड को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, एक सही मेथड हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया फोरकास्टिंग में, तो भी हमारी जो फोरकास्टिंग है वो गलत होती है, जो प्लानिंग में कहीं ना कहीं बैरियर्स क्रिएट करेगी। और लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, जब टॉप मैनेजमेंट ही सपोर्ट नहीं करती है, वो कोऑर्डिनेशन नहीं क्रिएट करती, तो वो भी हमारे लिए बैरियर्स बन जाता है। और साथ ही प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रेमवर्क ना हो पाना, जिसमें सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पर नहीं मिल पाती। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो हमारे इम्प्लॉयज़ और कभी कभी इम्प्लॉयर भी रेसिस्टेंस यानी कि विरोध करना शुरू कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों का, जैसे कि कोई कुछ नए कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, वो भी हमारे लिए बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में अगर वो बहुत ही ज़्यादा टाइम अगर ले लिया जाए प्लानिंग को फॉर्मुलेट करने में, और फिर उसमें उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये सभी आगे चलकर बैरियर्स क्रिएट कर देती हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानर को एक अच्छी प्लानिंग करने के लिए कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा, जैसे जो प्लानिंग कर रहा है, मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानर है, उसे पर्सोनल को अंडरस्टैंड करना, HR पर्सोनल को अंडरस्टैंड करना होगा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस है क्या, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसे कैसे बेटर बनाया जा सकता है, ये अंडरस्टैंड करना होगा। और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करना होगा उसे, ताकि वो एक कंफर्टेबल जोन में रहकर एक बेटर प्लानिंग बना सके। और कम्युनिकेशन का होना HR स्टाफ में और लाइन मैनेजर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इनके हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होंगे, रिलेशन नहीं होंगे, तब तक एक अच्छी प्लानिंग जो है बन नहीं सकती। और साथ ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल प्लान है, और जो सभी लेवल पर जो अलग अलग प्लान बनाए गए हैं, उनमें एक इंटीग्रेशन क्रिएट करना। और साथ ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में जो डिपार्टमेंट वाइज और स्किल वाइज जो प्लानिंग की गई है, प्लान्स बनाए गए हैं, उसमें भी इंटीग्रेशन क्रिएट करना। आई होप आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, मीन्स लास्ट वीडियो नहीं देखी है इस टॉपिक की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, तो आप वहाँ से टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।